तो अभी हम कर रहे हैं पार्ट इसका तीसरा, भाग 3। इसमें जो समय अवधि का चयन किया है वो है 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य जो समसामयिक घटनाएं नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उनको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें डिस्कस करना है। पहला है IMF द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, है ना। ये साल में 2 बार IMF के द्वारा जारी की जाती है, तो अभी भी जारी की गई है अक्टूबर के लिए। उसमें क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसके लिए ना भारत की दृष्टि से इसमें अच्छी खबर नहीं है। 101 रैंक आई है हमारी 116 देशों में से, ना। ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद तीसरा जो मुद्दा है, पूर्व महामारी के स्तर से पिछले निवेश की खुशहाली लौटने लगी है। मतलब जो निवेश में हमारी रिकवरी वी से दिख रही है, जो लॉकडाउन में नीचे चली गई थी निवेश, वो अभी दोबारा वापस उठने लगा है। ठीक है जी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लेख, और अंत में प्रीलिम्स के लिए आपके क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होता है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट आई है, विश्व आर्थिक सर्वेक्षण। देख लेते हैं क्या होती है ये रिपोर्ट। IMF हर साल 2 बार रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, और अप्रैल और अक्टूबर महीने में, है ना। ठीक है जी, और इसको अन्य अवसरों पर भी नियमित रूप से वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इसको अपडेट करता रहता है, अध्ययन करता रहता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मापदंडों के एक मेजबान के बारे में मान्यताओं का एक विस्तृत सेट है पर आधारित हैं, जैसे कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के रूप में, और सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेंचमार्क सेट के साथ एक दूसरे की तुलना करता है। मतलब ये रिपोर्ट में होता क्या है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देता है, डेटा देता है। जैसे अभी तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत ऊपर चल रही हैं, उसके बारे में देता है। साथ ही साथ ये देशों को आपस में तुलना करता है कि कौन सा देश अच्छा कर रहा है, कौन सा देश बुरा कर रहा है, क्या कुछ इनकी अर्थव्यवस्थाओं में चल रहा है, उसके बारे में भी तुलनात्मक अध्ययन यहाँ हमें देखने को मिलता है। हाल ही में IMF ने इस साल अपने दूसरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक का अनावरण किया। ठीक है जी, अक्टूबर महीने की जो पहली रिपोर्ट कब आ गई थी, अप्रैल में आ गई थी, साल में 2 बार आती है, अभी अक्टूबर में दूसरी रिपोर्ट आ गई है। ठीक है जी, अच्छा, WEO से मुख्य बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो पहली बात ये बोली गई है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, विकसित देश जो होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं। दूसरी होती हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। तो अभी इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितनी भी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं और दूसरी कौन सी हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, इन दोनों में ना फर्क देखने को मिल रहा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक संभावनाओं के संबंध में काफी महत्वपूर्ण विचलन देखा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना हमें अंतर देखने को मिल रहा है। जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी रिकवरी तो अच्छी हो रही है, लेकिन जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें रिकवरी हमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो ओवरऑल रिकवरी ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अच्छी रिकवरी कर रही हैं, और जो अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, ये सब ब्राजील है, ये सब अर्थव्यवस्थाएं विकासशील हैं, इनमें हमें रिकवरी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं समूह के लिए समग्र उत्पादन 2022 में अपने पूर्व महामारी प्रवृत्ति पथ को फिर से हासिल करने के लिए अग्रसर है, और 2024 में ये उससे कितना 0.9% से अधिक होने की उम्मीद है। जो हम कोरोना महामारी के पहले जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं थी जितना कर रही थी वो 2022 में आ जाएगा, और 2024 तक ये उसको भी पार कर जाएगा। इसके विपरीत उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं समूह, इसमें चीन को छोड़ना है, कि कुल उत्पादन 2024 में पूर्व महामारी पूर्वानुमान से 5.5% रहने की उम्मीद है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए एक बड़ा झटका लगा है। अभी क्या बोल रहे हैं कि भैया इसके विपरीत जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उभरते हुए बाजार हैं, इनके यहां कुछ ठीक नहीं चल रहा।
इनकी तो पूर्व जो महामारी के पहले की भी था ना, उससे भी कितनी नीचे रहने वाली हैं, 5.5% नीचे रहने वाली हैं। क्यों है ये विचलन, है ना, ऐसा अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? तो हमें एक विचलन यहाँ देखने को मिलता है किस किस में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। क्या कारण क्या है? तो इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला कारण क्या बोला कि वैक्सीन जो है ना उसके उपयोग में असमानताएं रही हैं। जो उन्नत देश रहे उनमें वैक्सीनेशन आराम से उपलब्ध हो गया, उनको वैक्सीन मिल गई, लेकिन कई विकासशील देश हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली, उनका उपयोग लेट से मिला, अभी भी नहीं मिला। हालांकि भारत की स्थिति इसमें ठीक थी, भारत में वैक्सीनेशन पर्याप्त हुआ है और समय पे मिला है। ठीक है। दूसरा क्या है, नीतिगत समर्थन में मतभेद। जब इस तरह के कोई क्राइसिस होते हैं या किसी इसी प्रकार की कोई समस्या जब आती है ना, तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, राजकोषीय कुछ सुझाव होते हैं, राजकोषीय समर्थन मिलता है, कुछ मौद्रिक समर्थन मिलता है, जो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियों के द्वारा सरकार और उस देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो अभी ये यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस महामारी के दौरान सभी देशों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पैकेज जरूर अनाउंस किए थे। अब किसके पैकेज कितने अच्छे थे उसके हिसाब वो भी उसका एक यहाँ पे फर्क हमें देखने को मिल रहा है। तो किसी देश की राजनीतिक राजकोषीय नीति तो अच्छी थी लेकिन मौद्रिक नीति ठीक नहीं थी, तो इन दोनों का आपस में मेल होना भी बहुत जरूरी था। तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की जो नीतियां थी इससे संबंधित वो अच्छी देखी गई थी, इसलिए इनमें रिकवरी भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। ठीक है जी। इसके बाद और क्या चीजें हैं, एक तो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया। दूसरा क्या है, इस रिपोर्ट का सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार वृद्धि से उत्पादन में सुधार होने की संभावना होती है। लेकिन हो क्या रहा है कि उत्पादन में तो सुधार हो रहा है लेकिन रोजगार में सुधार नहीं हो रहा, जिस गति से उत्पादन में सुधार हो रहा है। उत्पादन और रोजगार में वसूली के बीच यह अंतर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा होने की संभावना है। देखो, पहली बात तो बोला कि रिकवरी में अंतर है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी रिकवरी अच्छी है और विकासशील की अच्छी नहीं है। दूसरी बात कि अब जो रिकवरी हो भी रही है ना, उसमें हमें एक फर्क ये देखने को मिल रहा है कि बाजार में उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। जॉबलेस ग्रोथ हम इसको बोलते हैं सामान्यतः, लेकिन ये ना अच्छी बात नहीं होती है कि आपका उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा। अभी समझते हैं ये क्यों अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है जी। तो क्या बोला, अच्छा एक फर्क ये हो गया। इसमें दूसरा फर्क क्या बता रहे हैं साथ में कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में फिर भी ये डिफरेंस कम है लेकिन विकासित अर्थव्यवस्थाओं में ये फर्क बड़ा हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा युवा कम कुशल कामगारों के क्रमशः प्राइम एज और उच्च कुशल कामगारों की तुलना में बदतर होने की संभावना है। मतलब जो नए युवा पीढ़ी जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है या जिनकी स्किल्स थोड़ी सी कम है उनको रोजगार की संभावना बहुत कम है एज कंपेयर टू जिनको थोड़ा सा स्किल्स अच्छा आता है या जो थोड़ा सा पुराने हो गए हैं। रोजगार वसूली में पिछड़ने के विभिन्न कारण। ऐसा क्यों हो रहा है कि उत्पादन में तो हम अच्छी रिकवरी कर रहे हैं लेकिन रोजगार में क्यों नहीं हो पा रहा? इसके कुछ कारण हमें बताए गए हैं। क्या है? पहला है कार्यकर्ता संपर्क गहन व्यवसायों और चाइल्ड केयर चिंताओं में नौकरी के संक्रमण की आशंका। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसमें कि भैया ये कोरोना के कारण कई लोग नौकरी पे दोबारा नहीं जाना चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे? उनको डर है कि स्कूल भी बंद होगा, उनके बच्चे भी घर पे हैं, उनको कोरोना हो गया तो उनके बच्चों को कोरोना नहीं हो जाए। इस तरह की बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं जिसके कारण जो युवा पीढ़ी है वो भी रोजगार में नहीं जा पा रही। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में स्वचलन को पसंद के रूप में श्रम मांग में परिवर्तन। अब जहां ऑटोमेशन हो जाता है वहां पे लोगों की आवश्यकता कम पड़ती है, कम कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो वहां पे रोजगार की मांग ही कम हो गई है, वहां पे लोगों की जो श्रम है उसकी आवश्यकता ही कम हो गई है क्योंकि तकनीक सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो उसकी जगह ले चुकी है, इसलिए आपके पास रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। कुछ योजनाएं बेरोजगारी लाभ के माध्यम से प्रतिस्थापन आय नुकसान को तकिया करने में मदद करेंगी। नौकरियां खोजो और मिलान में घर्षण है और इसके अलावा और भी आदत है, मतलब कि नौकरियां जो लोग ढूंढ रहे हैं। अब इसमें इन नौकरियां खोजो और मिलान में क्या होता है कि ना आपको जो नौकरी चाहिए वो नहीं मिल रही, आपका जो स्किल सेट है उसके हिसाब से नौकरी मिल रही। और दूसरा क्या होता है
कि अब कोरोना में कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वो दोबारा नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, वो भी हमें अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ये कारण बताए गए हैं कि नौकरियां कम है, रोजगार के अवसर कम है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अच्छा, इसमें भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आइए बात कर लेते हैं। जहां तक जीडीपी का सवाल है, भारत काफी अच्छा कर रहा है, मतलब हमारी रिकवरी जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बराबर चल रही है उत्पादन की दृष्टि से। वास्तव में आईएमएफ से परे, मतलब आईएमएफ के जो अनुमान है उससे भी अच्छी रिकवरी हम कर रहे हैं। कई उच्च आवर्ती संकेतक, अब ये उच्च आवर्ती संकेतक हम बार बार बात करते हैं, जीडीपी, जैसे कि किसी देश की जो विकास होता है या उसकी गति को नापने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी का अनुमान लगाते हैं और जीडीपी से इसको चेक करते हैं। लेकिन जीडीपी एक सालाना डेटा होता है, एक साल के बाद इसके आंकड़े आते हैं। तो कुछ उच्च आवर्ती संकेतक होते हैं, जैसे कि रेल भाड़ा हो गया, रेल ट्रैफिक हो गया, बिजली का उपभोग हो गया, क्योंकि बिजली का कंजम्पशन ज्यादा है, मतलब आपके यहाँ पे इकाइयां चल रही हैं, आपके यहाँ पे विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग की जो जितनी भी यूनिट है वो काम कर रही हैं। जीएसटी कलेक्शन का डेटा बढ़ा आया हुआ है। ये उच्च आवर्ती संकेतक हैं जो आपको बता देते हैं कि इकोनॉमी में कैसा कुछ चल रहा है। तो उन उच्च आवर्ती संकेतकों से भारत में ऐसा देखने को मिल रहा है कि उत्पादन में बहुत बढ़िया चल रहा है इनका। लेकिन आईएमएफ ने रोजगार पर जो अनुमान लगाया है कि बेरोजगारी में रिकवरी उत्पादन या जीडीपी में रिकवरी से पिछड़ रही है, भारत के लिए यह बेहद मायने रखती है। अब जरा इसको समझ ही लेते हैं यहाँ पे कि सर उत्पादन तो बढ़ रहा है, ठीक है जी, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहे। उत्पादन में तो वृद्धि है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। तो बोला कि ऐसा उत्पादन बढ़ना, इस प्रकार की जीडीपी बढ़ना, ये लंबे समय में ठीक बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि ज्यादातर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो उनके पास आय के साधन नहीं है। अब उस व्यक्ति के पास आय के साधन नहीं है तो वो लंबे समय में मांग भी नहीं कर पाएगा। जब वो मांग करेगा ही नहीं तो ओवरऑल जो आपकी मांग होती है, समग्र मांग जो होती है, उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। जब मांग कम करी तो आप आपूर्ति को बढ़ा के क्या कर लोगे? हाँ, आपूर्ति को बढ़ा के क्या कर लोगे? कोई फायदा नहीं होने वाला। मांग ही नहीं है, उत्पादन ज्यादा करके क्या करोगे आप? ठीक है जी, इसलिए लंबे समय में ठीक बात बिल्कुल नहीं कि उत्पादन बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। इसको भी साथ में बढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, शुरू में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मई अगस्त 2021 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजित लोगों की कुल संख्या 394 मिलियन थी और मई अगस्त 2019 में निर्धारित स्तर से 11 मिलियन कम है। मतलब जो अगस्त 2019 में था उससे 11 मिलियन पीछे हैं अगस्त 2021 में। इन नंबरों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए मई अगस्त 2016 में नियोजित लोगों की संख्या 408 मिलियन थी। मतलब क्या? मतलब 2016 में जो बेरोजगारी का स्तर था उससे तो बहुत पीछे हो गए हम। रोजगार का स्तर 408 मिलियन था 2016 में, जो कि अभी 2021 में कितना है? 394 मिलियन। तो हम इसमें ही पीछे हो गए, जबकि इसको आगे बढ़ना था। 408 से हमें आगे जाना था, लेकिन हम तो उल्टा पीछे चले गए। रोजगार के अवसर ही कम हो गए। दूसरे शब्दों में भारत पहले से ही कोविड संकट से पहले रोजगार के गहरे संकट का सामना कर रहा है और इसके बाद यह बहुत खराब हो गया है। रोजगार के अंतराल का निहितार्थ यह होगा, जनसंख्या के बड़े भाग सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और उसके लाभों से बाहर रखा जा रहा है। मतलब आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है जिसको जीडीपी का फायदा नहीं मिल रहा। जीडीपी का फायदा क्यों नहीं मिल रहा? उसके पास रोजगार ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो उसके पास पैसे ही नहीं आ रहा। आपकी जीडीपी भले ही कितनी भी बढ़ जाए। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं आय की असमानता। और आय की असमानता जहां होती है वहां पे समग्र मांग कम हो जाती है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है लेकिन बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा भी नहीं आ रहा। ये सिचुएशन, ये स्थिति पैदा होती है। ठीक है जी। दूसरा, यह मांग को कम करेगा और भारत के विकास की गति को दबेगी। अब भाई मांग तो कम हो ही जाएगी, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, तो वो मांग कहां से करेगा? और जब मांग नहीं करेगा तो आपका उत्पादन भले ही ज्यादा है तो भी आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये इसका विश्लेषण था।
भारत में रोजगार वृद्धि के पिछड़ने के कारण ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है कि भारत में रोजगार के अवसर जो हैं वो पिछड़ रहे हैं? क्या कारण एक बार देख लेते हैं। महामारी से पहले भी भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का संकट था, लेकिन महामारी ने निम्नलिखित तरीकों से समस्या को कम कर दिया है। के आकार की वसूली। अब जो रिकवरी होती है इकोनॉमी में वो बोल रहे हैं के आकार की। के आकार की का मतलब ये होता है कि आपकी इकोनॉमिक रिकवरी तो है, लेकिन एक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी। इसका मतलब यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में काफी अलग दरों ठीक हो रहे हैं और यह ना केवल असंगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बीच के अंतर के लिए है, बल्कि संगठित क्षेत्र के भीतर भी ऐसा होता है। अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र अनौपचारिक असंगठित क्षेत्रों के लिए कमजोर सुधार की स्थिति रही है, जिसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था के नए रोजगार सृजित करने या पुराने लोगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता पर खींचे से है। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या अभी भी महामारी के पूर्व स्तर से 50-60% ऊपर थी। इससे पता चलता है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कुछ अधिक दृश्यमान क्षेत्रों के समान गति से उभरने के लिए संघर्ष कर रही है। देखो, पहला कारण तो बोल दिया क्या कि भैया के शेप रिकवरी है, मतलब कुछ सेक्टर्स में ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिन सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे आपको रोजगार मिलेगा, और जिन सेक्टर में अच्छा काम नहीं कर रहे वहां पे आपको रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ठीक है, दवाइयां बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं उसमें अच्छी रिकवरी है, या कोरोना में उनको नुकसान ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं हुई है ना। हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वो उससे बढ़िया ठीक चल रहा था। लेकिन जो हॉस्पिटलिटी है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन फिर भी ठीक ठीक चलता रहा। ये बाकी के सेक्टर्स में कुछ भी नहीं था, कोरोना में पूरी तरह से ये बर्बाद हो गए थे। ठीक है जी, तो ये कारण है, जब सेक्टर्स में कोई काम ही नहीं है तो वहां पे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, मतलब रोजगार के स्तर भी वहां पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आ जाओ जरा देख लेते हैं सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है, असंगठित क्षेत्र जो है वो कितना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 97% जो लोग हैं वो क्या है, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और असंगठित क्षेत्र में जो रिकवरी है वो ठीक नहीं है। असंगठित क्षेत्र अभी भी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज कितने सारे सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा असंगठित क्षेत्र को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है जी, तो दूसरा कारण ये है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते हैं और ठीक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक दूसरा मुद्दा है आज का। खबरों में क्या है ना, हम सब जानते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर रहा। यह उन 31 राष्ट्रों में से एक था जहां भूख को गंभीर रूप से वर्गीकृत किया है। मतलब कि इसमें भी लिस्ट होती है ना कि ठीक है, गंभीर है, अति गंभीर है, या थोड़ा सा कम है, या ठीक ठीक चल रहा है, भुखमरी ज्यादा नहीं है। तो उसमें हम किस श्रेणी में आते हैं, गंभीर, कि यहाँ पे ना भुखमरी की समस्या जो है वो बहुत गंभीर है। 2016 के बाद से देश की रैंक में लगातार गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? ग्लोबल हंगर इंडेक्स सहकर्मी समीक्षा वार्षिक रिपोर्ट है। सहकर्मी समीक्षा मतलब यहाँ पे दो कोई फर्म मिलकर एक साथ देती हैं और ये वार्षिक रिपोर्ट होती है, मतलब साल में एक बार आती है, जिसे संयुक्त रूप से चिंता वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बैटल हैंगलिफ द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसे वैश्विक क्षेत्रीय देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है जी, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भूख को कम करने के लिए कार्रवाई को ट्रिगर करना है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है, इसे पहली बार 2016 में प्रकाशित किया गया था। भूख का मुकाबला करने में प्रगति और असफलताओं का आकलन करने के लिए हर साल GHI स्कोर की गणना की जाती है ना, वार्षिक है। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है।
चार ऐसे इंडिकेटर हैं जिसके आधार पे हम इस रिपोर्ट की गणना करते हैं। क्या क्या है वो? पहला है कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या है कि आपको जितनी कैलोरी चाहिए एक व्यक्ति को, क्या उसको उतनी कैलोरी मिल रही है, उसकी जो भूख है क्या हम उसको शांत कर पा रहे हैं, है ना। हमने देखा है कि 2400 कैलोरी की बात करते हैं हम अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, और यदि कोई शहरी क्षेत्र में निवास करता है एक एडल्ट को, उसको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यदि इससे कम किसी का कैलोरी इंटेक होता है, इससे कम यदि कोई भोजन ले रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वो कुपोषण का शिकार है। तो पहला क्या देखते हैं? अपर्याप्त कैलोरी सेवन के साथ आबादी का कितना हिस्सा है, कितने लोगों को जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी नहीं मिल रही। दूसरा होता है बच्चे बर्बाद कर, मतलब इसका होता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनकी ऊंचाई के लिए कम वजन है, मतलब उनकी जितनी हाइट हो गई है उसके हिसाब से उनका वजन नहीं है, इससे क्या बोलते हैं? कुपोषण को दर्शाती है। ये बच्चों में कुपोषण को दर्शाती है। दूसरा बॉल स्टनिंग क्या होता है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनकी उम्र के लिए कम ऊंचाई है, जिनकी उम्र के लिए कम ऊंचाई है, जो क्रोनिक अंडर पोर्शन को दर्शाती हैं। तो पहले में हमने क्या बोला कि उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी ऊंचाई के हिसाब से वजन नहीं है, और दूसरा जिनके उम्र के कम ऊंचाई है। एक तो ऊंचाई के हिसाब से वजन नहीं है, और दूसरे में क्या है? उनकी ऊंचाई ही कम है, क्योंकि आपको पोषण नहीं मिला सही, इसीलिए आप क्या है? विकसित नहीं हो पा रहे, ये बच्चे विकसित नहीं हो पा रहे। तीसरा होता है बाल मृत्यु दर। चौथा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। 5 साल से कम के बच्चे जो जिनकी मृत्यु हो जाती है कुपोषण के कारण। ठीक है जी। तो इन 4 सूचकांक या 4 बातों को ध्यान में रखते हुए इस सूचकांक को बनाया जाता है। ठीक है जी, आ जाइए। और क्या है? 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर जीएचआई 100 पॉइंट स्केल पर भूख निर्धारित करता है, जहां 0 का मतलब है सबसे अच्छा, मतलब क्या है कि कोई भूखा नहीं है जिसका 0 स्कोर है। ठीक है जी। और 100 का मतलब है सबसे खराब, जहां पे सभी लोग भूखे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर गंभीरता से वर्गीकृत किया गया है, कम से बेहद खतरनाक है। भारत 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई 2021 में 94वें स्थान से 101वें स्थान पर खिसक गया है। मतलब 2020 में हमारी रैंकिंग 94 थी, अभी हमारी रैंकिंग 101 आउट ऑफ 116 है ना। ये बहुत दयनीय स्थिति है। और उस देश की बात कर रहे हैं जो देश अपने आप को विकसित करना चाहता है, जो देश अपने आप को बोलता है कि हम विश्व को लीड करना चाह रहे हैं, दुनिया पे राज करना चाह रहे हैं, या दुनिया में हम आगे आना चाह रहे हैं, और आपके यहाँ पे भुखमरी की ये हालत है। ये बिल्कुल भी अच्छा आंकड़ा नहीं है। तो कई बार लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं, ये जो रिपोर्ट जो प्रकाशित करते हैं उन्होंने कुछ डेटा में हेराफेरी की। ठीक है, पहले तो भारत के लिए कुछ टेक अवे देख लेते हैं इस रिपोर्ट के क्या हैं। जीएचआई के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों में जो उनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से नहीं है कि व्यापकता 2012 की तुलना में 2021 में बढ़ गई है, जिसके लिए पहले के वर्ष के आंकड़े उपलब्ध हैं। दूसरी ओर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में 2000 के बाद से लगातार गिरावट आई है। 18 में से 10 राज्यों में 2015-16 की तुलना में 2019-20 में अधिक प्रतिशत बच्चे इनकी हाइट कम है, जिनकी वजन कम है उनकी ऊंचाई के हिसाब से। केवल 6 राज्यों ने इस गणना पर बेहतर प्रदर्शन किया है, 2 राज्यों में कोई परिवर्तन दर्ज नहीं था। 18 राज्यों में से 11 में 15-16 की तुलना में 19-20 में अधिक प्रतिशत बच्चे अविकसित हो गए हैं। 7 राज्यों ने इस गिनती में सुधार किया है। उपरोक्त आंकड़ों की पुष्टि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से की गई है। तो अभी हम वही बात कर रहे थे कि कोई बोल सकता है कि इन्होंने कोई डेटा हेराफेरी की है, कि आंकड़ों में कोई फेरबदल किया है। कोई देश ऐसा है जो नहीं चाहता कि भारत की स्थिति ठीक दिखे या विश्व स्तर पर भारत की इमेज में सुधार हो, इसको इमेज को खराब करने के लिए कोई डेटा हेराफेरी तो नहीं करवा रहा। तो हमने इन आंकड़ों को कहां से पुष्टि की? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ठीक है जी, इससे भी पुष्टि करते हैं, इसके आंकड़े भी यही बोलते हैं कि जो हंगर इंडेक्स है वो सही है, इसमें कोई हेराफेरी नहीं है। अब हमारी स्थिति लगातार गिरते जा रही है, 2016 से लगातार गिरते जा रही है। देखते हैं एक बार, देखो 2011 में
हमारी रैंक कौन सी थी? 67। फिर 65 हुई, सुधार हुआ, 63 हुई और सुधार, 2014 में 55 हो गई और सुधार बोल सकते हैं। फिर 2015 में गिरावट देखने मिली, 16 में फिर गिरावट, 17 में फिर गिरावट, 18 में फिर गिरावट, 19 में 102, यहाँ पे थोड़ा सुधरा था, फिर 94 और 101। हमारी रैंकिंग लगातार कम होते जा रही 2016 के बाद। ठीक है जी, आ जाओ। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे डेटा है। मतलब जब भुखमरी के डेटा की बात की तो बहुत चिंताजनक स्थिति है, लेकिन निवेश के मामले में हम जो महामारी के पहले का जो स्तर था उसको पार करने की कगार पे हैं या उसके बराबर आने की कगार पे हैं। क्या अच्छी खबर है? निवेश निगरानी फर्म परियोजनाओं के आंकड़ों से आज पता चलता है कि निवेश प्रतिबद्धताओं और जमीन पर वास्तविक पूंजीगत व्यय के संकेतकों ने एक फीका Q1 के बाद जुलाई सितंबर तिमाही में मजबूत अनुक्रमिक वृद्धि की है। अब ये Q1 Q2 या क्या होता है, हमने पूरे वित्तीय वर्ष को 4 भागों में विभाजित करते हैं, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही। पहली तिमाही अप्रैल से जून होती है, दूसरी जुलाई से सितंबर होती है, तीसरी अक्टूबर से दिसंबर होती है, चौथी जनवरी से मार्च होती है। पूरे वित्तीय वर्ष को हमने 4 तिमाही में वर्गीकृत करते हैं। तो पहली तिमाही में तो क्योंकि लॉकडाउन था, दूसरी लहर थी कोरोना की, लेकिन जुलाई सितंबर में आंकड़े क्या हैं, अच्छे देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय मतलब होता है निवेश। पूंजीगत व्यय निवेश क्यों? क्योंकि पूंजीगत व्यय वो होता है जिससे हम पूंजीगत संपत्तियां खरीदते हैं। ठीक है जी, ये निवेश होता है। हालांकि केंद्र सरकार के बुनियादी ढांचे के खर्च में वृद्धि आंशिक रूप से जिम्मेदार है। क्या बोल रहे हैं इसमें? जिम्मेदारी क्या है कि केंद्र सरकार जो है ना बुनियादी ढांचे में खर्च कर रही है। इसके पहले जो हमने योजना कवर की थी वो भी इसमें एक कारण है। अन्य कारण से आश्चर्यजनक है कि 2021-22 की पहली छमाही में अब तक 2019-20 के पूर्व कोविड वर्ष की तुलना में नए निवेश अधिक देखे गए हैं। निजी पूंजी परिव्यय लगभग 49% से 4.87 लाख करोड़ रुपए तक है। तो मतलब उसके ज्यादा हम निवेश देख रहे हैं। अभी पहली छमाही खत्म हुई है, अभी पूरी एक छमाही बाकी है, अक्टूबर से मार्च का महीना पूरा बाकी है। यह वृद्धि दर निरंतर है या नहीं? भारत में विनिर्माण निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत की थी, हमने इसको डिस्कस किया था कि कार्यान्वयन से इस वर्ष की दूसरी छमाही में 22-23 में वस्त्र, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अधिक निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पीएलआई क्या थी? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि आप ना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो सरकार आपके लिए कुछ इसमें इंसेंटिव देगी, तो उससे भी क्या होगा? निवेश बढ़ेगा, है ना। लोग क्या करेंगे? इंसेंटिव पाने के लिए नई यूनिट का विस्तार करेंगे, नई यूनिट लगाएंगे और अपनी जो पुरानी यूनिट है उसका विस्तार करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आलोचक क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? आलोचक बोल सकते हैं कि ये तो ना ऐसा हो गया कि आप ना इनवर्ट ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हो। यहाँ तो पीएलआई क्या है? इनवर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, या इसको हम बोल सकते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आप अपने आयात को अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से खत्म करना चाहते हो। ठीक है जी। आलोचक यह एक रेट्रोशैली आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन धक्का कह सकते हैं, लेकिन अगर यह वियतनाम, कंबोडिया और अब बांग्लादेश से दूर कुछ निवेश निजी प्रबंधन एक समय में दुनिया को अपनी चीन निर्भरता को कम करने के लिए देख रहा है, यह प्रयास के लायक है। कुछ लोग उसको यह बोल सकते हैं कि भैया ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम है। इन लाभों में सुधार कैसे करें? देखो, तथापि तेजी से कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जिन 13 क्षेत्रों के लिए पीएलएस की घोषणा की गई है उनमें से 9 को अब तक अधिसूचित किया गया है और अन्य को जल्दी से स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि वैश्विक निवेशक एक और गंतव्य चुने। मतलब हमने जो पीएलएस दिया स्कीम पीएलआई लेके आए हैं उसमें से 13 क्षेत्रों में की बात की थी, 9 हमने अधिसूचित कर दिए, बाकी 4 को और कर देना चाहिए जिससे कि हमारे पास और निवेशक आ जाएं। एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपना, लगभग 2 दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र की एक फर्म की पहली एक मुश्त बिक्री है। सरकार के बहुत दोहराए गए रुख में कुछ बहुत जरूरी विश्वास में होगी कि इसका व्यापार में कोई व्यवसाय नहीं है। लंबे समय से बह रहे दूरसंचार क्षेत्र को कुछ हुए नुकसान की मरम्मत करने
और अंत में पूर्वव्यापी कर मामलों को आगे बढ़ाने की मूर्खता को ठीक करने के प्रयासों के साथ साथ जिसे उसने कर आतंकवाद करार दिया था, जबकि विपक्ष ने सरकार का सही शोर मचा रही है। अब देखो ना, इतने सारी चीजें हुई हैं अभी। निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार एक ऐसा माहौल देना चाह रही है जो निवेशकों को पसंद आए। ठीक है, जैसे कि एयर इंडिया में नुकसान चल रहा था, एयर इंडिया को तो सरकार ने क्या दे दिया, टाटा ग्रुप को दे दिया। ठीक है जी। और दूसरी बात, हमने एक देखा था कि केएन एनर्जी का एक केस था, वोडाफोन का एक केस था, जिसमें ना पूर्वव्यापी कराधान लगा दिया गया था, टैक्सेशन लगा दिया था पहले की डेट से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगा दिया था। तो उसको भी हमने खत्म कर दिया, है ना, जिसको आतंकवाद कर का नाम दे दिया था, उसको भी हमने खत्म कर दिया। तो ये सब काम करके सरकार अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाह रही है, और जिससे कि निवेशक जो है ना वो ललायत हों और हमारे यहाँ के निवेश करें। इसके अलावा चूंकि आर्थिक साझेदारी समझौतों की है, यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे प्रमुख बाजारों के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहता है, इसलिए भारत को ई कॉमर्स के बहुत विरोध किए गए हैं। मानदंडों में जैसे ताजा गलतियां और भारी भरकम नियमों से परहेज करते हुए प्रमुख सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर अपनी छवि में सुधार करने और कानून के शासन पालन में इस ऊर्जा के कुछ निवेश करने की भी जरूरत है। हम बोल रहे हैं कि भैया हमारी इमेज जो है ना, ग्लोबल इमेज, उसको ठीक करना, इसलिए हमने ये कदम उठाए थे। समाप्ति। एक ऐसी दुनिया में जहां पूंजी तेजी से पर्यावरण, सामाजिक शासन मानकों से प्रभावित है, इन कारकों के रूप में अच्छी तरह से अधिक नीति ध्यान योग्यता है। पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लेख हैं, ये 2 लेख आप खुद से पढ़ सकते हैं। पहला है एक्सप्लेन सीरीज का व्हाई ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस आर अप, हाउ इंडिया इज इंपैक्टेड, हमने कवर किए हैं ये। व्हाई डू गवर्नमेंट वांट्स अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों चीज हम पिछले वीडियो में ही कवर किए हैं, आपको खुद से पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित बयानों पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इसे हर साल 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में रिलीज किया जाता है। आपको बताना है कौन सा वक्तव्य सही है, केवल 1, 2, दोनों, और ना तो 1 ना ही 2। दूसरा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यह ऑक्सफैम इंटरनेशनल और यूएनडीपी द्वारा सालाना जारी किया जाता है। 2021 की ताजा रिपोर्ट में भारत की रैंक 101 होना दिखाया गया है। उपरोक्त वक्तव्यों में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, और ना ही 1 और ना ही 2। फिर मिलेंगे हम आने वाले सप्ताह के समसामयिक घटनाओं के साथ। धन्यवाद।